गुड आफ्टरनून। मैं केवी सिंह, डायरेक्टर अम्बे आईटीआई, अपने चैनल आईटीआई कंपटीशन वाला में स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो काफी छात्रों का डिमांड था कि आप सर मोटर और जनरेटर के बारे में थोड़ा क्लास लीजिए और बताइए कि उसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस मोटर जनरेटर से पूछे जाते हैं। स्पेशली अभी जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस मोटर्स जनरेटर्स, जो लाइंस है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से उसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो एक एक कर करके सारे टॉपिक्स को ना हमें कवर करना है और मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे चैनल जो है आईटीआई कंपटीशन वाला, जो कि अम्बे आईटीआई आर बिहार का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जो भी लेटेस्ट वीडियो है आपको हमेशा मिलते रहिए। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जो टॉपिक है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ पे मैं थोड़ा अपना फेस भी दिखा ले रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर? देखिए फैराडे का जो नियम है वो आखिर है क्या, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो हमें ये डाउट हमेशा आता है कि अ, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आखिर जनरेट कैसे होता है, बिजली कैसे जनरेट होता है। क्या बिजली को जनरेट करने के लिए हमें चुंबक की भी जरूरत है, या आखिर में हमें ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बोलते हैं, वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है फैराडे ने एक नियम दिया था, उसको बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब फैराडे का नियम है विद्युत प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, यहाँ पे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, आप देख सकते हैं, नोशन ले ले रहा हूँ। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, चलिए हाइलाइटर ले ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये जो विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, यहाँ पे जो है विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो ये क्या है कि एक ऐसी घटना है जो सर्किट में करंट उत्पन्न करती है। किसी भी सर्किट में करंट कैसे उत्पन्न होता है, बिजली कैसे उत्पन्न होती है, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, विद्युत वोल्टेज कैसे उत्पन्न होता है। तो ये हमें पता चलता है किससे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। और इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें आप देख सकते हैं दो चीज दो चीजें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सॉरी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये जो विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, या फिर इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ लिखा भी हुआ है हिंदी में। एक ऐसी घटना है जो सर्किट में करंट उत्पन्न करती है। तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के चलते होता है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो है करते रहते हैं प्रैक्टिकल्स। तो वैज्ञानिकों ने स्पेशली पाया, जिसको कंसोलिडेट किया फैराडे ने। फैराडे जो है एक महान वैज्ञानिक थे, भौतिक भौतिक शास्त्र के एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करते 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 करते, एक्सपेरिमेंट करते करते उनको ये पता चला कि अगर एक हम चुंबक ले ले रहे हैं, ओके, एक चुंबक ले ले रहे हैं, अगर एक यहाँ पे चुंबक ले ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक हम जो है तार रख दे रहे हैं, एक तार रख दे रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें देखने के लिए कि तार में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक सेंसिटिव जो है गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया। ठीक है, तो इसमें आई करंट में ये करेगा, रीड करेगा। तो ये जो चुंबक है एन और एस, तो इसको अगर हम लोग मूवमेंट करेंगे, इसको मूवमेंट करेंगे, तो क्या होगा, ये चुंबकीय, चुंबक का क्षेत्र है, चुंबक का क्षेत्र है ना, चुंबक का क्षेत्र होता है
क्षेत्र होता है कि नहीं होता है? क्षेत्र होता है तभी तो जो है चुंबक अपनी तरफ कुछ खींचता है। आप यहाँ पे बहुत सारा लोहा का कण रख दीजिए और यहाँ पे चुंबक रखिए, पता चला कि कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा चुंबक को और आगे बढ़ाइए तो पता चला कि ये लोहे के कण को ना अपनी तरफ खींचने लगा, अपनी तरफ खींच रहा है, खींचने लगा। इसका मतलब इसका कुछ एरिया है, ठीक है, वहां तक जो है ना हम लोग ये बोलते हैं कि चुंबक का क्षेत्र है, ठीक है। तो चुंबक का जो क्षेत्र है उसमें अगर बदलाव हम करेंगे, अगर बदलाव करेंगे, क्योंकि इधर से जो है ये माना जाता है कि कुछ रेखाएं निकलती है, रेखाएं निकलती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलिए आगे आएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे कुछ रेखाएं निकलती है, क्लियर। तो वो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव का कारण होता है तार में करंट, चुंबकीय क्षेत्र में अगर तार की गति या गुजरते समय चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में बदलाव का कारण होता है। इन दोनों स्थितियों के परिणामस्वरूप तार में करंट का प्रभाव होता है। इसका मतलब कि इसमें जो है ना, इसके क्षेत्र में अगर हम लोग बदलाव करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये जो मेटल है इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है एक सर्किट के माध्यम से विद्युत प्रवाह को प्रेरित करता है। युग्मित कुंडली धारा के परिणाम में परिवर्तन के कारण तार में उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रोमोटिव प्रेरक बल को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, और कैसे फैराडे ने क्या बोला था, क्लियर। चलिए इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले 1831 में एक बौद्धिक भौतिक विज्ञानवद थे, विज्ञान शास्त्री थे, उनका नाम था माइकल फैराडे, ठीक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने दो नियम दिए, ठीक है। पहला नियम जो था उन्होंने ये बताया कि अगर एक तार को ऐसे क्षेत्र में रखा जाता है जिसमें जिसके चुंबकीय क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होता है, तो एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विकास की इस घटना को प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। यदि एक बंद सर्किट है, सर्किट के अंदर एक करंट भी प्रेरित होता है, इसे प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ये जो है कॉइल है, कॉइल लपटा हुआ है, कॉइल लपेट करके हमने क्या किया है, कॉइल है, और यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो कि बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब क्या है, आप लोगों ने छुई मुई का पौधा देखा है, छूते ही क्या होगा, मुरझा जाएगा। तो वैसे गैल्वेनोमीटर का क्या है कि जैसे ही कोई करंट फ्लो होगी ना, थोड़ा सा भी, बहुत कम करंट फ्लो होगा ना, माइक्रो एम्पियर का भी, तो ये इसका जो ये है नीडल है ना, ये नीडल है, वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। मतलब कि पता चलेगा कि हाँ कुछ कुछ ना कुछ करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और ये एक मैग्नेट है, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं फैराडे जो है, वो फैराडे साहब जो है उन्होंने क्या बताया है, इस मैग्नेट को हम लोग आगे पीछे अगर कर रहे हैं, मैग्नेट मूवमेंट कर रहे हैं इस मैग्नेट को, तो क्या होगा कि इसमें जो है ना विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। कुछ नहीं, टच नहीं किया, इसको हम ना घुमा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ये स्थिर है। ये जो कॉइल है क्या क्या स्थिर रखा हुआ है, हम किसको घुमा रहे हैं, मैग्नेट को घुमा रहे हैं। तो आगे पीछे अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसके साथ जो जो भी इसका स्ट्रेंथ है, मैग्नेट का जो फ्लक्स लिंकेज है, जो फ्लक्स है मैग्नेट का जो इसके साथ लिंक्ड है, मतलब फ्लक्स जो है ना, लिंकिंग का मतलब ये हो गया, फ्लक्स फ्लक्स लिंकिंग का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ना ये जो फ्लक्स निकल रहा है इसके साथ में, ठीक है, इधर से जो फ्लक्स निकल रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। मैं स्ट्रेट नहीं खींच पा रहा हूँ, मैं एरोसन लिया हुआ हूँ। तो ये जो फ्लक्स की जो डायरेक्ट फ्लक्स जो है, ये क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस पोर्शन पे कितना फ्लक्स फ्लक्स कट रहा है, 3। लेकिन इसे दूर इधर इसकी तरफ अगर हम लोग मैग्नेट को थोड़ा खींचेंगे, इस साइड में अगर खींचेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स जो है, लाइन ऑफ फ्लक्स है, कम काटेगा, ठीक है। जो कम काटेगा तो क्या होगा कि इसमें फ्लक्स जो लिंकेज है, जो फ्लक्स लिंक है, जितना फ्लक्स इसको कट कर रहा है, जितना फ्लक्स इसके साथ में एसोसिएटेड है, जितना लग रहा है फ्लक्स, वो कम या अधिक होगा। इसको जैसे ही घुमाएंगे आगे पीछे करेंगे तो कभी कम होगा कभी अधिक होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, जो कॉइल है ना इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू हो जाएगी।
तो आप ये बोलेंगे कि अगर अगर हम लोग मैग्नेट को स्थिर रख देंगे तब क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी? नहीं होगी। कोई जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और यहाँ पे सेंटर में आपको ये जो गैल्वेनोमीटर है सेंटर में दिखाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर आपको बताया ना, ये भी एक क्वेश्चन आता है, गैल्वेनोमीटर किस लिए होता है? तो हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको कि वोल्टेज है कि नहीं, करंट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम करंट में इसका नीडल का डिफ्लेक्शन होता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो मैग्नेट है ना, इसका देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स दिखाया हुआ है। मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलता है और नॉर्थ से साउथ जाता है, नॉर्थ से साउथ उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप जो है ये जो कुंडली है, ये जो चीजें हैं यहाँ पे जो अगर हम ला रहे हैं और इस मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, तो देखिए लाइन ऑफ जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम या अधिक इसके साथ हो रहा है, चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, अब कितना तेज विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा बड़ा दिखा करके दिखाया हुआ है कि अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने सर में बोला कि आप मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, क्या अगर हम लोग लूप को आगे पीछे करेंगे तो लूप में विद्युत धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? ईएमएफ का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब जस्ट इसको हम लोग पैदा कर रहे हैं इससे, मैग्नेट से, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो वोल्टेज की तरह हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये जो है उन्हीं चीजों को दिखाया दिखाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। क्लियर, यहाँ समझ में आ गया? तो फैराडे लॉ का जो पहला नियम था वो क्या था? फैराडे का जो पहला नियम था वो क्या था? पहला नियम यही था कि हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का जो क्षेत्र है, इस चुंबक का जो क्षेत्र है उसमें अगर परिवर्तन करेंगे और उसके वहां पे जो एक कुंडली रखा हुआ है या फिर एक कॉइल रखा हुआ है या फिर कोई एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसमें अगर ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है अगर वो चेंज होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, तो क्या होगा, इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी या इस कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर? और ऐसा नहीं है केवल मैग्नेट, अब ये चेंज कैसे हो सकता है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है या फिर फ्लक्स है, वो कैसे चेंज होगा? या तो हम मैग्नेट को घुमाएंगे या फिर ये जो कुंडली है इसको आगे पीछे करेंगे, तो दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि फैराडे ने बता दिया, फैराडे साहब ने बताया कि भाई आप लोग जो है अगर आपको अगर वोल्टेज उत्पन्न करना है मैग्नेट से तो क्या करना पड़ेगा, उस कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है या फिर फ्लक्स है उसको हम लोग चेंज करेंगे, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। यही बताया ना? या फिर उल्टा करेंगे, आप मैग्नेट को कांस्टेंट रखेंगे और कुंडली को आगे पीछे करेंगे तब भी कुंडली में या फिर कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मुझे लग रहा है इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो अब जो है क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा या करंट कितना फ्लो होगा और ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? क्योंकि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना, आपने देखा है। कितने कितने वोल्ट्स में होता है, कितनी कितनी करंट फ्लो होती है। तो फैराडे का जो दूसरा नियम है वो यही बताता है कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो फैराडे साहब ने ये बताया कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईएमएफ, ओके, उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के निगेटिव मान के बराबर होता है। ठीक है, तो जो दर दर पता है ना, परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या है, डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी का मतलब ये हुआ कि कुछ मान लीजिए कि कुछ टाइम लेते हैं कि
6 से 8 सेकंड या 1 से 2 सेकंड के बीच में या 0 से 5 सेकंड के बीच में कितना फ्लक्स चेंज होगा? तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा? तो पर सेकंड जो फ्लक्स का चेंज होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि dt टाइम में d5 फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो d5 बाई dt इज द क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्लियर? क्योंकि अब मान लीजिए कि 0 से 10 जो है माइक्रो सेकेंड में जो फ्लक्स चेंज हुआ वो 10 मिली वेबर चेंज हुआ, मिली वेबर चेंज हुआ। ठीक है, फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या है? टी। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड्स। तो मिली सेकेंड्स है, मिली वेबर्स है, माइक्रो सेकेंड्स है और मिली वेबर्स है। और ये क्या है? ये फ्लक्स जो चेंज हुआ। ठीक है, मतलब कि 0 था या फिर 5 सब था, 5 से 0 से 10 हो गया, 0 से 10 मिली वेबर चेंज हुआ। तो अब जो है d5 बाई dt क्या होगा? d5 क्या होगा? मतलब चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया? 0 से गया है ना, 10 माइनस 0 बटा में 10 माइनस 0। ठीक है, तो बीच का टाइम भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, यहाँ 0 की जगह पे अगर हम बोल रहे 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। ठीक है, d5 बाई dt, नीचे टाइम का कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब हो गया कि 5 सेकंड से 10 सेकंड जाने में कितना सेकंड होगा? 5 सेकंड, 5 में सॉरी 5 माइक्रो सेकंड में 10 मिली वेबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 1 मिली सेकंड में कितना चेंज होगा? 10/5। क्लियर? मैंने 2 एग्जांपल आपको बताया, पहले बताया कि 0 वेबर से 10 वेबर चेंज हो रहा है, और टाइम जो है 0 से 10 मिली सेकेंड में 0 से 10 मिली वेबर चेंज हो रहा है। तो कितना होगा रेट ऑफ फ्लक्स चेंज? और एक मैंने बताया 5 से 10 सेकेंड में, 5 मिली माइक्रो सेकेंड से 10 माइक्रो सेकेंड में अगर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे मिली है और यहाँ पे माइक्रो है। तो मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। ठीक है, और माइक्रो का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻6। तो आप अगर इसको कर लेंगे तो आपको जो है ना पर सेकेंड चेंज ऑफ फ्लक्स आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो जो हमारा समझ में आ गया होगा ये सब, वो तो क्लियरली बताया। ठीक है, ओके। तो अभी अभी जो है तो वही चीज लिखा हुआ है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू d5 बाई dt, और ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस n d5 बाई dt। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एक टर्न की हम लोग बात कर रहे थे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होगा तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से निगेटिव होता है क्योंकि एक लेंज लॉ होता है। तो वो बताता है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जो प्रोड्यूस करने का कारण है उसका विरोध करता है। ठीक है, जो भी प्रोड्यूस करने का कारण है उसको विरोध करेगा, जो भी ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन दिया हुआ है। क्लियर? अब जो है ईएमएफ जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कितने तरह से करते हैं आप समझ गए ना? फैराडे का ये किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, श्योर लिख लीजिए आप, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से स्टेटमेंट पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपको न्यूमेरिकल देकर पूछ सकता है, या फिर आपको वैसे पूछ सकता है कि ये क्या है। ठीक है, तो पहला नियम क्या था कि किसी बंद परिपथ में अगर जो फ्लक्स उसमें लग रहा है, फ्लक्स लिंकेज इसको बोलते हैं, अगर चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, अगर बंद सर्किट है तो। दूसरा नियम क्या बोल रहा है? उसके बाद क्या बोला कि भाई ये ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस ईएमएफ होगा, वो चेंज ऑफ फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नहीं नॉट चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मान d5 बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और माइनस एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, d5 बाई dt। यहाँ पे जो मैंने बताया ना आपको, ये माइनस माइनस n d5 बाई dt। माइनस साइन क्यों है?
माइनस इसलिए आया कि ये जो एक्चुअल जो ईएमएफ होता है ना, सेट होता है, उसका ये विरोध करता है। ठीक है, लेंज का लॉ है। हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज लेंज लॉ। तो ठीक है, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम लोग जो है ईएमएफ कितने तरह से इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ दो तरह से इंड्यूस होता है, जैसा कि मैंने बताया। पहले तो होता है कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब हो गया कि अ, या तो मैग्नेट का मूवमेंट करवाएंगे या फिर कंडक्टर मूव करेगा। ठीक है, कंडक्टर मूव्स डाउन। इसमें देखिए कंडक्शन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर आया है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो इसमें ये जो कंडक्टर है इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जी गैल्वेनोमीटर है। ये उसका साइन दिया हुआ है, एक नीडल है जो कि बताता है कि कहाँ पे देखिए डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर। और दूसरा ये हो गया कि मैग्नेट को ऊपर नीचे करना। इसमें कंडक्टर को ऊपर नीचे कर रहे थे, इसमें मैग्नेट को ऊपर नीचे कर रहे थे। ठीक है, तो मूवमेंट मैग्नेट का कर रहे थे, यहाँ पे कंडक्टर का कर रहे थे। ये जो कंडक्टर है ना उसका कर रहे थे। तो इस तरह से क्या है कि इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह समझ में आ गया कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। ये जो है, ये दिस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर्स इन ए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर है, मैग्नेट जो है ना कांस्टेंट है, स्टेशनरी है, ये रखा हुआ चुपचाप, शांत है। और तभी में इंड्यूस होगा, लेकिन ये इसका मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट नहीं होगा तो ये नहीं इंड्यूस होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चेंज होगा, रेट फ्लक्स जो चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन, एक इक्वेशन निकल कर के आया है, E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसपे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। बी दे देगा, एल दे देगा, ठीक है, भी दे देगा। साइन थीटा जो एंगल्स है, जो जिसके साथ में कंडक्टर का जो एक्सिस है और मैग्नेटिक फ्लक्स जो कट कर रहा है, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कट कर रहा है, उसके बीच में जो एंगल्स है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, कितना लेंथ है। ठीक है, क्या कितना लेंथ है, ये क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, और कभी कभी ये जो होता है ना ऐसे सर्कुलर होता है, तो पूरा लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ है, तो ये एल हो जाएगा। ठीक है, भी क्या है, मोशन। क्या मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, कितना मीटर पर सेकेंड में हम लोग मूव कर रहे हैं इसको। इससे इसका स्पीड होगा ना, 10 मीटर पर सेकेंड से कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड से कर रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड से कर रहे हैं, 1 मीटर पर मिली सेकेंड पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आएगा उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड, वो क्या था, डायनेमिकली डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ का मतलब वोल्टेज समझ लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब कोई लॉस नहीं होता है, सर्किट में जोड़ते नहीं है, और दोनों पॉइंट पे, ये जो हम लोग सर्किट में जोड़ नहीं रहे इसको, ये दोनों पॉइंट पे अगर हम लोग वोल्टेज जो मेजर करेंगे, वो उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जब ये सर्किट के साथ जोड़ देते हैं और आगे जो जाता है तो वो वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज ओवर ए स्टेशनरी कंडक्टर। अब मेन चीज आपने क्या देखा कि फ्लक्स लिंकेज अगर कहीं भी कंडक्टर में अगर फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स जो इसके साथ लग रहा है वो उसमें अगर कोई चेंज है, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर एसी सोर्स दे रहे हैं, इसमें एसी सोर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो पता है जहाँ करंट फ्लो होगा वहां पे क्या होगा, मैग्नेट मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो भी जहां भी करंट फ्लो होता है वहां मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एसी करंट दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। कभी कभी आप एसी है, एयर एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट का कैसे हम लोग ड्रा करते हैं,
अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इस तरह से ड्रा करते हैं। ये जो है ना, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं ना, ये क्या है, एसी है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये निगेटिव साइड हो गया, ये पॉजिटिव साइड हो गया, ठीक है। और सपोज करो ये जो है 5 एम्स है, प्लस है, तो नीचे क्या हो जाएगा, -5 एम्स हो गया, ठीक है। तो ये इसमें जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कभी एक साइड में होगा, कभी दूसरे साइड में होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वाइल जो है, इस क्वाइल में अगर ये पास में रखा हुआ है और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अगर एक गैल्वेनोमीटर हम लोग डाल देंगे तो हम देखेंगे कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। गैल्वेनोमीटर का नीडल जो है ना, इसमें इसका जो सुई है वो क्या हो रहा है, या तो इधर जा रहा है और या फिर इधर जा रहा है, हिल रहा है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, केवल जो मूवमेंट क्या कर रहा है, एसी सोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं उसके चलते अल्टरनेटिंग फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है और वो मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो है, अब जो है हम देखते हैं कि जॉन एम्ब्रेस फ्लेमिंग ने, अब यह है कि अब दिशा से संबंधित हो गया कि भाई अब ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो फोर्स इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, वो जो है उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग मोटर या जनरेटर पढ़ते हैं तो उसमें करंट किसी पर्टिकुलर दिशा में बहती है, और जो वहां पे जो मैग्नेट लगा रहता है उसका फील्ड जो होता है, फील्ड का मतलब जो फ्लक्स का लाइन है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, उसकी दिशा क्या होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मूवमेंट होगा और जो करंट फ्लो होगा और जो कंडक्टर में मूवमेंट होगा, तो वो जो है कैसे उसकी दिशा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मोटर्स के लिए फ्लेमिंग्स का बायां हाथ का नियम लगता है, और जनरेटर के लिए कौन सा हाथ का नियम लगता है, राइट हैंड। तो याद रखिएगा कि जनरेटर अगर आपको स्टार्ट करने के लिए बोला जाएगा, आप कौन से हाथ से स्टार्ट कीजिएगा। नेचुरली हैंडल लिए, हैंडल लेने के बाद में आप जो है घुमाना शुरू कीजिएगा किससे, दाहिना हाथ से, क्योंकि दाहिना हाथ ज्यादा चलता है, ठीक है। और मोटर के लिए बायां, मतलब तो फ्लेमिंग्स बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए, फ्लेमिंग्स दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए। मुझे नहीं लग रहा कि आप भूलिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है और उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मोटर का था कि जनरेटर का था यार, समझ में नहीं आ रहा, वो यार भूल गए मोटर का कौन था, जनरेटर का कौन था, फ्लेमिंग राइट हैंड था, रूल हैंड राइट हैंड था, लेफ्ट हैंड था। तो उसमें याद रखिएगा, जनरेटर का हैंडल मारना है तो कौन सा हाथ चलाएंगे, दाहिना हाथ। तो दाएं हाथ का नियम जो है फ्लेमिंग का जनरेटर के लिए है, और बाएं हाथ का नियम जो है मोटर्स के लिए, ठीक है। तो अगर बायां हाथ का जो ये बायां हाथ गया, ठीक है, तो बाएं हाथ का हम लोग अगर देखते हैं कि ऐसे अगर हम लोग रखेंगे, ऐसे रखेंगे, आप देख सकते हैं ऐसे, ऐसे वो दिखा दे रहा हूँ दोनों एंगल से। तो अगर तीनों को 90 डिग्री पे पकड़ेंगे, तीनों को 90 डिग्री पकड़ेंगे, अगर ये हमारा जो है करंट का दिशा दिखा रहा है, और ये जो है ना, ये करंट का दिशा दिखा रहा है, और ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, और करंट ये है, इधर से फ्लो हो रहा है। तो जो उसका मूवमेंट होगा वो किधर होगा, फोर्स इस साइड में होगा, इधर होगा, ठीक है। इसको ऐसे करके दिखाया आपको, ऐसे करके दिखाया, देखिए ऐसे करके दिखाया, ऐसे दिख रहा है। अब जैसे घुमा दीजिए, जिधर आपका दिशा होगी उस तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, अगर आप देख सकते हैं तो, फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की अंगूठी, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत खींचा जाता है, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, ठीक है, ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, ये उंगली, और ये जो है ऐसे 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 अपनी तरफ, और हमारी तरफ करंट का दिशा दिखा रहा है, ठीक है। कौन सा, मिडिल फिंगर। तो अंगूठा बल की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, तो अंगूठा जो है ना किधर मूवमेंट होगा, किधर जो कंडक्टर मूव करेगा वो बताता है, क्लियर। तो हमने पहले तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, ठीक है, कि फैराडे साहब ने बोला था कि भाई कोई किसी भी कंडक्टर में अगर फ्लक्स जो उससे के साथ लिंक्ड है अगर चेंज हो रहा है, कुछ भी, चाहे कुंडली को हिलाने से, कंडक्टर को मूव करने से, या मैग्नेट को मूव करने से, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो किसके समानुपाती होगी, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के समानुपाती होगी। उसके बाद आया कि भाई
मोटर और जनरेटर, मोटर में क्या होता है कि हम लोग सप्लाई देते हैं और मोटर घूमना शुरू करता है, तो हमें जो है घूमना कैसे शुरू करेगा है, कोई सर्कुलर तो डायरेक्शन कुछ है नहीं, तो कैसे घूमना शुरू करता है इसके लिए हमें पता चलना चाहिए कि भाई अगर हम करंट और मैग्नेट दोनों, अगर हम लोग करंट भी दे रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों के इंटरेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया जिसको कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम जो है जनरेटर के लिए, जैसा कि मैंने बताया, और आप देख सकते हैं ये देख रहे हैं ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। अब देखिए मैं दोनों दिखा रहा हूँ इसका उल्टा होगा, करंट की डायरेक्शन उल्टा हो रहा है। अगर हम मैं इस तरह से करंट की डायरेक्शन कर दूंगा तो जो ये इस तरह से कर दूंगा तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन अलग हो गई, उल्टा हो गई, मोटर का उल्टा हो गया। तो और ये जो है ना, इस तरह से दिखा रहा है कि भाई आप जो है जनरेटर में फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हम लोग पता होना चाहिए ना, अभी तो किसी को देना ये करना है, सप्लाई करना है। तो जब सर्किट से जुड़ा एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो इसका उपयोग जनरेटर के वाइंडिंग करंट की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग्स के दाहिने हाथ का नियम, जब एक चालक कंडक्टर परिपथ से जुड़ा है और एक चुंबकीय क्षेत्र से चलता है तो फैराडे के प्रेरण नियम के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तार में करंट की दो संभावित दिशाएं हो सकती है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, तो ये कौन सा है, फैराडे का दाहिने हाथ का नियम है, फैराडे के दाहिने हाथ का नियम है। समझ में आ गया। तो मोटर में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत पड़ती है, किस दिशा में घूमेगा मोटर जो है, वो किस दिशा में घूमेगा, उसकी दिशा निकालने के लिए उसमें हम लोग मोटर में क्या देते हैं, करंट देते हैं, है कि नहीं, वोल्टेज देते हैं ना, करंट जो है हम लोग देते हैं, वोल्टेज देते हैं, सो दैट करंट प्रवाहित होने लगता है। और जब वोल्टेज हम लोग करंट हम लोग देते हैं तो उसमें हमें द डायरेक्शन पता रहता है किस डायरेक्शन में मोटर घूमेगा, और उल्टा डायरेक्शन में घूमने लगा तो काम करेगा क्या जी, फैन उल्टा घूमने लगे तो हवा लगेगा आपको, फैन सीधा चलेगा तब ना उसमें हवा आपको लगेगी। क्लियर। और जबकि जनरेटर में हमें क्या है कि हम लोग जनरेटर में मूवमेंट इंजन से उसको घुमाते हैं और करंट हमें मिलता है, तो उस करंट की दिशा क्या होगी, इसको हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। तो आशा है कि इसको नहीं भूलिएगा, ये क्वेश्चन आता है, आप आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन पूछेगा, या फिर कोई कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी एक क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो जब दो कॉइल एक दूसरे के नजदीक रखकर उसमें से एक कॉइल में एसी विद्युत धारा, ये देखिए इसमें एक में एसी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, दूसरे कॉइल में क्या है ना, फ्लक्स लिंकेज जो है ना चेंज हो रहा है, क्योंकि एसी का जो ये है डायरेक्शन है, देखिए आई वन इस डायरेक्शन में है, थोड़ी देर के बाद आई वन किस डायरेक्शन में चला जाएगा, थोड़ी देर के बाद आई वन किस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये जो आई वन है वो चला जाएगा थोड़ी देर के बाद में, ये आई वन जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इधर 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 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एसी करंट होता है उसका डायरेक्शन जो है ना चेंज होते रहता है, तो थोड़े समय क्लॉकवाइज थोड़े समय एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में जो है इसमें जो है फ्लक्स का जो लिंकेज वो चेंज हो रहा है, जब चेंज होगा फ्लक्स का लिंकेज तो फैराडे ने बोला था कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगी, अब ये इसके लिए फॉर्मूला निकाला हुआ है कि अब इसमें जितना ही चेंज होगा, इसमें जितना चेंज हो रहा है और डी फाई है, और डी टी 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 समय में, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू डी आई वन बाई, और ये एम डी आई वन बाई डी टी हो गया, एम एन टू फाइव बाई आई वन हो गया। ठीक है, एन टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, और आई वन क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है, तो हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल बना करके। तो आपको समझ में आ गया हो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन ये है कि दोनों में मूवमेंट नहीं होता है, एक में एसी, एक कॉइल में एसी करंट फ्लो करवाते हैं, दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस होता है। म्यूचुअल का मतलब आपस में, इंडक्टेंस का मतलब इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, क्लियर। आप आपसी प्रेरण, इंडक्टेंस का मतलब प्रेरण होता है, ठीक है, इंड्यूस का मतलब प्रेरण होता है, इंडक्शन का मतलब प्रेरण नहीं होता है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब एक सेल्फ प्रेरण होता है। म्यूचुअल इंडक्शन हो गया ना, ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। सेल्फ इंडक्शन में इंडक्टेंस में क्या होता है कि जब किसी कुंडली में परिवर्तित धारा का मान प्रवाहित किया जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो सही है कि जैसे हम लोग इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, जैसे हम लोग इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा कि जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसमें संबंध परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का नाम उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान के में परिवर्तन होने से प्रेरक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। तो किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को स्वप्रेरणा या फिर सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई करंट, शुरू में कितना करंट फ्लो हो रहा है, स्टार्टिंग में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0 एम्पियर। ठीक है। और थोड़ी देर के बाद मान लो कि इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा। तो 0 से 2 तक जाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना। अगर ये टाइम का ग्राफ है और ये आई आई का ग्राफ है, सॉरी खींच नहीं पा रहा हूँ, आई का ग्राफ है, तो ये यहां से लेकर के ये सीधा होगा, यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है टाइम लगा कितना तक जाने में, 2 एम्पियर तक जाने में, 0 से 2 एम्पियर तक जाने में। ठीक है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ता है, इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो ये खुद ही जो है ना, लेंज लॉ के हिसाब से, नियम से, ये जो होता है खुद जो जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसका खुद विरोध करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ। एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिसको कि आप सोच भी नहीं सकते कितना छोटा भी आता है। अब ये इस तरह से आ गया कि होलो एयर कोर इंडक्टर कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर विच प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 10 मिलियन। अब फ्लक्स दे रहा है, कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। और कितना टर्न है, टर्न का मतलब एन दे रहा है, और 5 दे दिया, और 10 एम्पियर, डीसी करंट कितना हुआ, 10 एम्पियर। तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा कितना हुआ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला है एन 5/आई, आप याद रखिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। किसका है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। तो इसको आपको याद रखना, सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ये हम लोगों को याद रखना है। क्लियर। और इसी तरह से दूसरा जो एक और एग्जांपल दिया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें आप सेल्फ इंडक्टेंस पूछता है, ईएमएफ कितना, वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा, ये पूछ रहा है। जबकि करंट जो है ना दिखा रहा है 10 मिली सेकेंड्स में कितना चेंज हुआ है। ठीक है। सेल्फ ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेम कॉइल आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड के बाद में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये बता रहा पूछ रहा है। सेल्फ ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसको कितना प्रोड्यूस होगा, इसके लिए क्या होता है, एल डी फाइव बाई डी टी। तो 0 से 10 सेकेंड में, ये नहीं बोल रहा ना, 10 मिली सेकेंड में, आफ्टर ए टाइम पीरियड 10 मिली सेकेंड, 0 से 10 मिली सेकेंड मतलब कितना टाइम गैप हो गया, 10 मिली सेकेंड। और 10 मिली सेकेंड का मतलब 10/100 सेकेंड्स हो गया ना। ये 0.01 क्यों लिखा है, 0.01 इसलिए लिखा है कि 10 क्या है, मिली सेकेंड है, इजकल टू 1/100 सेकेंड्स हो गया। ठीक है। तो ये जो है, यही ये 0.01 है। तो टाइम 5/di/dt, di/dt 10 एम्पियर चेंज, 10 मिली 10 एम्पियर चेंज हो रहा है कितना, 10 मिली सेकेंड में। 10 मिली सेकेंड मतलब कि ये जो है, तो इसलिए ईएमएफ क्या हो जाएगा, एल इंटू डी फाइव डी टी। एल मतलब कि जीरो, सेल्फ इंडक्टेंस हमने देख लिया था, 500 मिली हेनरी था। ठीक है। और डिवाइडेड बाई इतना हो गया, तो 500 वोल्ट्स, इतना जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसका।
500 वोल्ट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर? क्योंकि 500 मिली हेनरी को हेनरी में चेंज किया है, इसे 0.5 लिखा है, ठीक है, इंटू 10 टू पावर मिली का मतलब -3, ठीक है। ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 1 2 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 हेनरी, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि आप जो है ना बाकी न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखिए या फिर हमें लिखिए। मैं अपना ईमेल आईडी भी आपको बता दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो उस पर भी आप कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर भी आप नेट से निकाल करके आप कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम भी ITI आरा का डालेंगे गूगल में तो आ जाएगा, मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर ही दूंगा। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है कि आप ये स्टडी स्टेट्स direct current of 4 ampere passes through a solenoid of 0.5 Henry. What should be the average back EMF voltage induced in the coil if switch in the above circuit was open for 10 milliseconds? 10 मिलीसेकंड तक स्विच खोल करके रखा गया, ठीक है, 0 से 10। तो करंट मतलब कि डी टी जो है ना 10 मिलीसेकंड हो गया, और जो है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्रॉप टू 0 एम्पियर, ठीक है। एल दिया हुआ 0.5 हेनरी। What should be the average back EMF induced in the coil if the switch is above circuit was open for 10 milliseconds and the current? तो 4 एम्पियर दिया हुआ है, तो सिंपल सा है, VL इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एल आपको भाई, तो ये जो फॉर्मूला है ना, है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये एल डी आई बाई डी टी आपको याद रखना है। और एल से ये आ जाएगा, ये जो फॉर्मूला है एल एन फाइव बाई आई, इसको भी याद रखना है। तो 2-3 जो फॉर्मूले अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल्स आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो तो आशा है कि ये काफी जो भी मैंने आपको आज का वीडियो दिया है काफी यूजफुल होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे। और आज ही मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अब मोटर्स से संबंधित वीडियो आपको दूं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर्स, मोटर को कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय से अगला वीडियो मिलते रहे। थैंक यू। गुड डे।